तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीदें बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने अम्ल के बारे में पढ़ा था, आज इस लेक्चर में हम क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा हेडिंग हमारा क्षारक। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा या कसैला होता है और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनको हम खाएंगे तो खाने पर वो कड़वे लगेंगे और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे, वो हमारे क्षारक कहलाते हैं। और नीले लिटमस पेपर पे क्षारक का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। दूसरी, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देते हैं। यानी कि इनको जल में अगर घोला जाएगा क्षारक को, तो क्या करेंगे, ये हाइड्रोक्साइड आयन दे देते हैं, वे हमारे क्षारक कहलाते हैं। जैसे कि साबुन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे क्षारक के उदाहरण हैं। साबुन के बारे में बात करते हैं। साबुन क्या होता है? साबुन भी एक क्षारक का रूप है। क्यों? क्योंकि हम दूसरी परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि जो क्षारक होते हैं वो कैसे होते हैं, छूने में चिकने होते हैं, और हमारे साबुन भी कैसे होते हैं, चिकने। इसीलिए साबुन को क्षारक की कैटेगरी में रखा गया है। बात करते हैं कि OH की, ये किस प्रकार अपने आयनों में टूटेगा। तो K+1 आयन और OH-1 आयन में टूट जाता है। ऐसे हमारा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+1 आयन और OH-1 आयन में ये टूट जाता है। नोट, वे क्षारक जो जल में पूरी तरह घुल जाते हैं, ऐसे क्षारक जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हों, वो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। यानी कि सभी क्षार क्षारक तो होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो क्षार होंगे वो पूरी तरह से जल में नहीं घुल पाएंगे। केवल क्या है, जो क्षारक है जो पूरी तरह से जल में घुलेंगे उनको क्षार कहेंगे। इसीलिए सभी क्षार क्षारक नहीं होते और सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं। क्षारकों के प्रकार। क्षारक के दो प्रकार होते हैं। पहला है प्रबल क्षारक। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, यानी कि अपने हाइड्रोक्साइड आयनों को पूरी तरह से जल में वियोजित कर देते हो या टूट जाते हो, वो क्या कहलाएंगे? हमारे प्रबल क्षारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड आदि। दूसरा, दुर्बल क्षारक। वह क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होंगे। प्रबल में क्या हो रहा था? पूर्णतः वियोजित हो रहे हैं, और दुर्बल में ये पूर्णतः वियोजित नहीं हो रहे, इसी को दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि ये हमारे दुर्बल क्षारक के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इनको जल में घोलने पर ये हाइड्रोक्साइड आयन के आंशिक ही रूप वियोजित करते हैं या घोलते हैं, इसीलिए इनको दुर्बल क्षारक कहते हैं। क्षारकों के भौतिक गुण देख लेते हैं। पहला है, क्षारकों का स्वाद कड़वा व कसैला होता है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। दूसरा, जल में विलय होता है, यानी कि ये घुलने वाले होते हैं जल में। दूसरा पॉइंट, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ये बात भी हमने बता दी। यानी कि जो क्षारक होंगे लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे और नीले लिटमस पेपर पर क्षारकों का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तीसरा, ये साबुन की तरह चिकने होते हैं। अभी जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी थी क्षारक के उदाहरण के लिए, तो यही बात आ गई कि साबुन की तरह क्षारक कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। चौथा पॉइंट है, अम्लों की तरह क्षारक भी संक्षारक होते हैं। यानी कि जिस प्रकार से अम्ल भी संक्षारक प्रकृति के थे, ऐसे ही हमारे क्षारक भी क्या है? संक्षारक प्रकृति के होते हैं। आइए क्षारकों के रासायनिक गुणों के बारे में बात करते हैं। पहला दे रखा है हमारा धातु के साथ अभिक्रिया। क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया। प्रबल क्षारक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जो प्रबल क्षारक होंगे वो सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। जैसे कि धातु लिया हमने, सक्रिय धातु होगी, क्षारक होंगे हमारे प्रबल, क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। जैसे कि एग्जांपल ले रखा है जिंक। जिंक जो होती है हमारी धातु होती है और सक्रिय होती है, और सक्रिय धातु के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात कर रखी है। ऐसी क्षारक ले रखा हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराने पर सोडियम जिंकेट बनता है, जो कि एक लवण होता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। नोट है, अतः क्षारक को
धातु पात्रों यानी कि धातु के बर्तनों जो कि सक्रिय धातु के बने हों उसमें नहीं रखना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लवण और क्या हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, क्षारक। तो इसीलिए कहा गया कि जो क्षारक होते हैं उनको धातु के पात्रों में या सक्रिय धातु से जो बने बर्तन होते हैं उनमें नहीं रखना चाहिए। दूसरा, धातु कार्बोनेट से क्रिया। क्षारक धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि धातु कार्बोनेट स्वयं क्षार के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि जो धातु कार्बोनेट होंगे स्वयं क्षार के रूप में कार्य करेंगे, इसीलिए ये धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करते हैं, केवल अम्लों के साथ ही अभिक्रिया करते हैं। कौन? क्षारक। तीसरा, अम्लों से क्रिया। क्षारक सदैव अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। हमेशा क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, अम्ल प्लस क्षारक की अभिक्रिया कराने पर लवण बनेगा और हमारा जल बनेगा। पहला एग्जाम्पल HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है इसमें। क्यों? सोडियम हमारी क्या है? सक्रिय धातु है। सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित करने के बाद क्या कर लेगा? Cl के साथ आ जाएगा। क्या बन जाए? हमारा सोडियम क्लोराइड जो कि लवण होता है, और साथ साथ हमारा क्या बन जाएगा? जल। क्योंकि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक ये वाला, दो हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन मिलने के बाद हाइड्रोजन के दो अणु होंगे और एक ऑक्सीजन का, तब हमारा जल बन जाता है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनकी अभिक्रिया कराने पर हमारा सोडियम सल्फेट यानी कि लवण बनता है और जल बनता है। वो किस प्रकार बनेगा? हमारा सोडियम पर +1 का चार्ज होता है और SO4 पर -2 का, ये आयनों का क्या कर देते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं, अदला बदली। तो हमारा सोडियम के साथ 2 आयन आ जाएंगे और हमारे SO4 के साथ Na का 1 आ जाता है। तो इस प्रकार से Na2SO4 बन जाता है, जो कि हमारा क्या होता है? लवण होता है। हमने बताया कि अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं क्षारक, तब लवण और जल बनाते हैं। चौथा है हमारा अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया। क्षारक अधातु ऑक्साइड या अम्लीय ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे कि क्षारक होगा और अधातु ऑक्साइड होंगे, इनकी अभिक्रिया कराने पर लवण बनेगा और हमारा बेटा जल बनता है। जैसे कि एग्जांपल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा क्षारक के रूप में कार्य करता है। ऐसे ही हमारा CaOH का होल ट्वाइस यानी कि हमारी अधातु ऑक्साइड होते हैं, इसको भूजा चूना भी बोला जाता है। इनकी अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में हमारा जल बनता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो हमारा लवण होता है। क्षारकों के उपयोग देखते हैं। पहला दे रखा है हमारा साबुन बनाने में क्षारकों का उपयोग किया जाता है। जो डेली लाइफ में साबुन हम यूज करते हैं उनको बनाने के लिए भी क्षारकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा, कागज की लुगदी बनाने में भी क्षारकों का उपयोग किया जाता है। कागज की लुगदी यानी कि उनको चिकना बनाने के लिए क्षारकों का उपयोग करते हैं। तीसरा, खारे जल को मृदु बनाने में क्षारकों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो जल खारा होता है उसको मृदु बनाने यानी कि पीने योग्य बनाने के लिए क्षारकों का उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट जो कि हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट बनाने में भी क्षारकों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम शाम के समय पर खाना खाते हैं, सुबह में हमारे दांतों पर कोई अम्लीय पदार्थ जम जाता है, उसको साफ करने के लिए कोई क्षारक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारे क्षारक पदार्थ टूथपेस्ट होता है। इसलिए ये इंपोर्टेंट होता है पॉइंट हमारा। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। हम अगले लेक्चर में उदासीनीकरण अभिक्रिया और सूचक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।